अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, भारी भरकम, दिल दहला देने वाले, नाकाबिले यकीन बिजली के बिलों के खिलाफ पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। आवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और यूँ लग रहा है कि बस अब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कहीं बिल फाड़े जा रहे हैं, कहीं बिल जलाए जा रहे हैं, कहीं बिल ना भरो तहरीक चल रही है और हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा ये किया जा रहा है कि इजाफी टैक्सेस वापस लिए जाएँ। अब इस बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने एक हंगामी इजलास बुलाया जिसका एक ही एजेंडा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मगर सवाल ये है कि ये आखिर होगा कैसे। अब IMF प्रोग्राम में होने की वजह से हमें कड़ी शराइत का सामना है जिस पर अमल दरामद करवाने के अलावा निगरान हुकूमत के पास कोई अपरेंटली चारा नज़र आ नहीं रहा। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने की शर्त पूरी करने के लिए टैरिफ रेट बढ़ाया गया है और सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं, तो फिर रिलीफ मिलेगा कैसे? इस हवाले से मुख्तलिफ सियासतदानों और माहिरीन की तजावीज़ सामने आई है। मिफ्ता इस्माइल और ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि हुकूमत कम अज़ कम 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन के टैक्सेस कम कर सकती है। फिर खुर्शीद शाह साहब ने बिजली के फ़ी यूनिट में 15 रुपये कमी की तजवीज़ की है और ये भी कहा है कि निगरान हुकूमत ऐसा कर सकती है। फिर ये तजवीज़ भी सामने आ रही है कि इन बिलों को या तो सर्दियों में एडजस्ट किया जाए या फिर किस्तों में लिया जाए। तो अपने तजियाकारों की राय जान लेते हैं कि उनके ख्याल में मुमकिन तौर पर किस तरीके से रिलीफ फराहम कर सकेगी ये निगरान हुकूमत। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब, राव खालिद साहब और आसमा उदूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। ज़फ़र हिलाली साहब, ये अच्छी बात थी कि निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, मीटिंग बुलाई, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, मगर आपको लगता है कि क्या उनके बस में है आवाम को रिलीफ फराहम करना इस मामले पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि उनके बस में नहीं है। अच्छा। हालांकि अगर हमारा IMF के साथ एक अच्छा रिश्ता होता तो शायद फिर वो हो सकता था, मगर वो भी उस वजह से होता, उस रीज़न से होता कि हमारा जो आउटलुक है गवर्नमेंट्स का वो ये होता कि सिर्फ़ और सिर्फ जितने पैसे हम रिलीफ देना चाहते हैं वो अमीर की जेब से आए। मगर हमारे गवर्नमेंट्स आर हेडेड बाय द अमीर्स, है ना? सबसे अमीर, मैं और नहीं कुछ कहना चाहता, यही कह दें सबसे ज़्यादा पैसे जिसके पास हैं, कैसे वो आए, क्यों आए, वो सब छोड़ें, वही तो हैं लोग अमीर। तो क्या वो अपना जेब काटेंगे? हाँ, वाकई अगर पेट्रियाटिक लोग होते तो काटते, अगर उनका अवाम का परवाह करते तो काटते, मगर वो नहीं करेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा लेट्स एग्जामिन इट। आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है IMF के साथ और उस एग्रीमेंट में आपने ये प्राइस राइज को फैक्टर इन किया है। बिल्कुल। मतलब क्या कि आपने कहा है कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, जब सर्कुलर डेट बढ़ेगा उसको भी ऑफसेट करने के लिए प्राइसेस बिजली के बढ़ेंगे। 30% आप सब्सिडाइज दे रहे हैं फर्टिलाइजर कंपनीज को, उसको अगर आप निकालेंगे, पहले तो आप निकाल नहीं सकते, वो रिटन एग्रीमेंट है तो भूल जाएं, मगर अगर भी उसको आप तोड़ें और उसके बाद आपको जो पेनल्टी देना पड़ेगा उससे 3 गुना ज़्यादा होगा। बट बहरहाल अगर फिर भी आप कुछ करें तो वो पैसे किधर से आएंगे? सही। ये 30% सब्सिडी जो आपने उनको प्रॉमिस किया है वो किससे लेंगे? वो फिर वो एक बात आती है। और अगर आपने बगैर सोचे समझे, इसलिए कि आप पे दबाव है, आप ये जो एग्रीमेंट है IMF के साथ आप वायलेट करें, तो फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक, IMF कह सकता है खुदा हाफिज, उसका मतलब है कि आप डिफ़ॉल्ट होंगे। Exactly. जब आप डिफ़ॉल्ट होंगे आपका करेंसी कोलैप्स होगा। एक ही थोड़ा सा मैं समझता हूँ किरण है उम्मीद का, वो ये है कि अगर आप IMF को जाने के पहले कहें कि हम इतना रिलीफ देना चाहते हैं और ये सब पैसे हम वादा करते हैं कि ये पैसे हमारे ख़जाने में आएंगे इस तरीके से, उतने ही वक्त में और एग्जैक्टली दैट अमाउंट, मगर वो एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट आपका और IMF का रहा ही नहीं है।
तो आपने जो सवाल पूछा क्या गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है, मैं समझता हूँ नहीं दे सकती। ठीक है, लाली साहब के ख्याल में गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे सकती। आसमा साहिबा, आपको क्या लगता है? गर्दिशी कर्ज़ों की बात की जाती है। मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि मुशर्रफ दौर से गर्दिशी कर्ज़े मौजूद हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। इक़दामात इस तरह के किए जाते हैं कि टैरिफ रेट बढ़ा दिया जाता है, मगर जो ठोस इक़दामात करने चाहिए जिससे कीमत कम हो वो नहीं ली जा रही। आपको क्या लगता है, एक तो कसूरवार कौन है इस वक्त जो बिजली के निर्ख जिस नहज पर पहुँचे हुए हैं, और दूसरा ये कि क्या रिलीफ देना मुमकिन है इस वक्त की हुकूमत के लिए? देखिए जी, हमारे पास हमेशा से यही एक रवायत रही है कि वी ऑप्ट फॉर इजी वे आउट। इजी वे आउट यही है कि आप अपने गरीब के ऊपर प्रेशर करते, प्रेशर आप ट्रांसमिट करते। आप कभी भी अपनी एलीट क्लास या जो क्लास इस प्रेशर को सस्टेन कर सकती है उस पर कभी भी असर्ट नहीं करती। देखिए, हमारे पास इसका एक इजी सोल्यूशन ये है कि आप ये प्रेशर ट्रांसमिट करते हैं जो हम कर देते हैं बहुत इजी। बिल्कुल। दूसरा है कि आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं। आप उन सेक्शंस को टैक्स सर्कल में लेके आए जो कि इस वक्त इकोनॉमी में इतना इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हालांकि दे आर द प्रिविलेज्ड वन, वो इससे सबसे ज्यादा एडवांटेज ले रहे हैं। तो ये एक ऐसी डायमेंशन है जो हम हमारे पास सैडली हमारी गवर्नमेंट की कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रही। हमारे पास हमेशा इजी वे आउट्स होते हैं जो कि हम ऑप्ट कर लेते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम हर चीज को अंडर द कारपेट डालने की एक रिवायत रही, लेकिन अंडर द कारपेट कोई चीज हमेशा के लिए नहीं, वो हमेशा बाउंस बैक करती है। और इस वक्त जैसे एक केओस हमारे पास सामने खड़ा हुआ है, एक मसला हमारे पास, ये कोई ओवरनाइट नहीं बना। इसमें सीरीज ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, सीरीज ऑफ रॉन्ग इवेंट्स में एक्यूमुलेट किए हैं तो हम यहाँ तक पहुंचे। दूसरी आपने बात की कि क्या ये गवर्नमेंट इसे सस्टेन कर सकती है। देखिए जी, हमने अभी तक जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने कभी ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन नहीं दिया। तो ये तो एक बहुत ही लिमिटेड मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आई है जिसका सिर्फ बेसिकली प्राइमरी मकसद ये है कि जो पिछली पॉलिसीज है उनको लेके आगे चला जाए और इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाके बिठा दिया जाए। ये बेसिकली बात सारी की सारी ये है कि हम गलत जगह पे उम्मीदें लगा के बैठे हुए, इनका काम इलेक्शन करवा के आगे चलना है। फॉर द टाइम भी जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में अगर ये कोई भी डिसीजन देते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसको कहाँ तक लेके जाएगी, नोबडी नोज। IMF के साथ अगर ये कोई डीलिंग करते हैं, IMF अव्वल तो इस चीज को आई एम एक्सट्रीमली डाउटफुल कि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ किस लेवल तक जाके डील करने की, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होगी और क्यों होगी। बेसिकली पर्पस ये होता है कि उन्हें सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है डिसीजन की, जो सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ला के दे सकती है। और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जितना जल्दी करेगी, हम इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक रास्ता हमवार होगा। फिलहाल ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये गवर्नमेंट सिर्फ इसको मिटिगेट कर सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर क्या इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेगी, इसमें से कोई रास्ता निकाल लेगी, कोई लॉन्ग टर्म इसका सोल्यूशन ले आएगी, IMF के साथ ब्रेकअप कर लेगी, ये बहुत ही इनके चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है, आयोटा से भी। ठीक है, राव खालिद साहब, आप अग्री करते हैं आसमा साहिबा की इस बात से कि ये तो मैंडेट है ही नहीं निगरान हुकूमत का, मीटिंग उन्होंने बुला ली है, तजावीज़ पर वो गौर कर रहे हैं, मगर क्या वो कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में है, ख़ास तौर से उस वक्त जबकि IMF का मुआहिदा बड़ी मुश्किल से हुआ है और उसको सस्टेन करना निगरान हुकूमत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त इलेक्शन के अलावा? आई टोटली एग्री। वो तो ठीक है, निगरान हुकूमत को बियॉन्ड उनके मैंडेट के एक फ्री फेयर इलेक्शन और एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिसमें इलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से मुनक़द हों, वो भी नहीं कर पा रही जो उसका मैंडेट है, तो बाकी वो मैंडेट से बाहर जाके क्या करेगी। और मज़े की बात है, जिनका मैंडेट है उन्होंने क्या कर लिया, सही बात है, जिनका रहा और उन्होंने क्या कर लिया। मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले डिस्कशन सुन रहा था आपकी कि टॉपिक्स वो रिपीटेडली आ रहे हैं और ये साल से आ रहे हैं, कितने दुख की बात है। एग्जैक्टली, दिहाइयाँ हो गई हमें ये बातें डिस्कस करते हुए, ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हुए, और कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा इसका। और जबकि सोल्यूशन सामने मौजूद हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है, उसमें चोरी है, आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, सर्कुलर डेट क्यूमुलेट होता है आपका, ठीक है, लाइन लॉसेज हैं।
ये 4-5 मेजर चीज़ें जो आपको 3500 से लेकर 4000 अरब तक जो आपको कॉस्ट कर रही हैं, ठीक है। लाइन लॉसेस के ऊपर आप क्यों नहीं अपनी ठीक कर सके? वो तो सरकार ने करना था, लोगों का तो कोई कसूर नहीं उसमें। अगर आप लाइन लॉसेस अपने ठीक नहीं कर पा रहे, वो अगर 40% थे या थोड़े बहुत कम हुए हैं, तो क्यों नहीं अब तक ठीक हो? ये पिछले 20-30 साल से यही काम चल रहा है। उसके बाद थेफ्ट है। थेफ्ट का बड़ा सिंपल सा सलूशन है, आप प्रीपेड मीटर्स लगा दें, जो बड़ी दफ़ा प्रपोजल आई, लेकिन क्योंकि चोरी करनी है और लोगों ने भी, जिनकी जेब में पैसे जाने हैं करोड़ों अरबों रुपए, तो वो नहीं लगने देते प्रीपेड मीटर। आप जिस तरह फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में चोरी होती है, आपके मोबाइल में नहीं होती ना। आप हाँ, तो वो आप प्रीपेड मीटर्स इंट्रोड्यूस करवा दें, उससे आपकी वो सारा मसला हल हो जाएगा। ना आप पे करेंगे ना आपको बिजली मिलेगी, पे करेंगे तो बिजली मिल जाएगी। फिर उसके बाद आ जाती है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट है आपकी 1.2 ट्रिलियन, 1200 आपने देने ही देने हैं आईपीपीज को, जो आपने उनके साथ एग्री किया हुआ है। तो उसकी वजह क्या है कि आप आईपीपीज को मॉनिटर करते हैं कि वो अगर कोई आईपीपी कहता है कि जी मैं इस वक्त प्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो उसकी क्या वजह है? क्या उसको फोर्स किया जाता है कि आप प्रोड्यूस करें, हम आपकी बिजली यूज़ करेंगे? उसका कई केसेस में मैंने देखा है कि कुछ लोग वैसे ही बंद करके बैठ जाते हैं कि चलो पैसे तो मिलते ही रहने हैं, हमें क्यों अपना तेल और बाकी चीज़ें ज़ाया करें और अपना जो लेबर है उसके ऊपर पे करें या लोगों को पे करें। तो वो इस तरह की सिचुएशन समटाइम्स हुई हैं बीच में। अच्छा। तो कैपेसिटी पेमेंट तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप जितनी आईपीपी से आप बिजली ले रहे हैं उसी को मैक्सिमम कंज्यूम करें, उसकी बिलिंग करें, उससे आप लें। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आज जब देख रहा था, सारे जब चल रहा था वो उसमें टैक्सेस फलां। अब ये क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का काम है कि एफबीआर के लिए इनकम टैक्स इकट्ठा करे और जीएसटी इकट्ठा करे और पीटीवी के लिए फीस इकट्ठी करे? बड़ा वैलिड पॉइंट। ये सारे लोगों की जो टैक्सेस हैं वो सारे टैक्सेस इकट्ठे करके वो उनको दे, ये इनका काम तो नहीं है ना। मसला ये है कि अगर ये इकट्ठा कर रहे हैं तो पहले तो अपने घाटे पूरे करें ना, अपने जो नुकसानात हैं उनको एड्रेस करें, उसके बाद उनकी तरफ जाएं। हल हर जगह पे मौजूद है लेकिन कोई करना नहीं चाहता। कल भी मैंने कहा था जो कमी है वो सिंसेरिटी की है। जो सिंसेरिटी से अगर आप काम करना चाहें तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। इसमें जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऊपर वो तकरीबन आप कह लें कि 4000 बिलियन का, जैसे मैंने कहा, वो आ रहा है। तो अच्छा। उसको तो आपकी सर्कुलर डेट जो है वो तकरीबन पीटीआई के दौर में वो 100 बिलियन तक ले आए थे पर मंथ। अब वो फिर दोबारा से सालाना, अब वो फिर दोबारा से 400-500 बिलियन पे जंप कर गया। तो उन्होंने भी तो कम किया था ना भाई, उनसे पूछ लो किसी से बुला के। उसके दौर में जो सरकारी अफसर अगर पॉलिटिकली नहीं कर सकते, जो सरकारी अफसर काम करते थे उनसे बुला के पूछ लो सही कैसे कम हुआ था ये। फिर आपकी इंडस्ट्री इस वक्त बंद होती चली जा रही है, तो आपकी खपत बिजली की नहीं है। आप कैपेसिटी पेमेंट, फिर कैपेसिटी पेमेंट में आप पैसे मुझ पे डालते रहेंगे। कल सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग की इनके यहाँ पे कुछ लोगों को बुला के, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को। उन्होंने कहा जी जो चोरी होती है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। तो गवर्नमेंट जब अपनी जेब से पे करती है तो वो अर्निंग कहाँ से आती है? वो वाली जो गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करती है। हाँ। वो भी मुझसे ही लेते हैं ना, आप किसी सूरत में ले, टैक्स की सूरत में ले, अपने एफबीआर रेवेन्यू की सूरत में ले, कहीं से आप ले, वो तो मेरी जेब से ही जा रहा है। तो ये क्या लॉजिक है कि जी नहीं हम चोरी जो है बिलों में नहीं डालते, हम तो उधर से ले लेते हैं। तो असल मसला ये है कि वो खुलूस की कमी है, नीयत की कमी है। कुछ बंदा एड्रेस नहीं करना चाहता। चोरी हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करना हो, चाहे ओवरऑल बर्डन जो है उसके ऊपर, पूरे इदारों के ऊपर वो करना हो, डिस्को की प्राइवेटाइजेशन हो, उसके ऊपर यही मसला है। अच्छा, मज़े की बात, नेट मीटरिंग। अब आपने अल्टरनेट एनर्जी लगाई जी, बड़ा शोर मचा, अल्टरनेट एनर्जी पे कई सालों से मचा, उसके ऊपर आप आ गए, सोलर पे आ गए, वो काम शुरू हो गया। इस महीने जितने सोलर वाले थे उनकी भी चीखें निकल गई। उनको 27,000, 40,000, 35,000 बिल उनको भी आके, जिनका जीरो या माइनस होता था। -7,000 एक बंदे का बिल था, मैंने खुद देखा है। अच्छा। उसको 27,000 का बिल आ गया। वो किस चक्कर में आ गया भाई? वो आपकी बिजली यूज नहीं कर रहा। सही बात है। ठीक है, तो यही समझ नहीं आ रही। अब ये आप अल्टरनेट एनर्जी जराए जो हैं उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह बुनियादी तौर पे समझ आती है, क्योंकि अगर आप अल्टरनेट एनर्जी पे, सोलर पे से आपकी 30% पॉपुलेशन चली जाती है सोलर के ऊपर, तो वो कैपेसिटी चार्जेस तो आपने देने ही देने हैं। हाँ। वो तो नहीं रुकेंगे। वो तो जब तक आईपीपीज हैं, उनकी जान में जान है या उनके वायदे ख़त्म नहीं होते, वो तो एग्जिस्ट करते हैं, उनको तो आपने पे करना ही करना है।
तो आप अगर सोलर पे भी चले जाते हैं, अल्टरनेटिव एनर्जी पे भी चले जाते हैं, आप हाइडल पावर मैक्सिमम यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो 1200 अरब रुपया साल का आपको बगैर कुछ किए वो देना ही देना है। तो कोई आईपीपीस की जो आप बात कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है इसका कोई सॉल्यूशन है, इस चुंगल से निकला जा सकता है, या फिर ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो जिससे हमारी जान नहीं छूटने वाली अभी अनकरीब? देखिए, पाकिस्तान में माफियाज और उनके नेक्सेस हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। बेनजीर भुट्टो के दौर में 1994-95 में ये आईपीपीस का सिलसिला शुरू हुआ। मुआहिदे हुए, 15 साल के मुआहिदे थे, जो 2000 आप कह लें कि वो तकरीबन 2009-10 में जाके वो मैच्योर होने थे। उसके बाद उनको रीनेगोशिएट आपने करना था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके आई थिंक 6 सेंट पे हुआ था। उसमें बांग्लादेश ने 4 सेंट पे किया था, हमने 6 सेंट पे किया था। वो भी एक कंट्रोवर्सी थी। तो वो कम होते चले जाना था। आपकी बिजली जो है वो 2 सेंट पे आ जानी थी। हुआ ये कि जब नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए, उन्होंने केसेस कर दिए उनके ऊपर, हब पावर फलां आईपीपी स्कैंडल बन गया और गिरफ्तारियां शुरू हो गई। आसिफ जरदारी साहब भी अंदर चले गए, जो आईपीपी के उस वक्त चेयरमैन बनाए गए थे, वो भी अंदर चले गए। तो उस केसेस की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते रहे। जब मुशर्रफ आए, वो केसेस उसके सेटल हुए, तो आईपीपीज वाले सारे रोना धोना लेके उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा जी हमारे तो 15 साल का मुआहिदा था और ये केसेस अब जाके सेटल हुए, हम तो इतना नुकसान कर चुके, ये कर चुके हैं, तो आप यहाँ से रिन्यू करें इन केसेस को। अच्छा, ठीक है। उन्होंने दोबारा से 2004 या 5 में वो अगले 15 साल के लिए रिन्यू हो गए। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में उनको पता नहीं था। राजा परवेज अशरफ साहब थे उस वक्त वज़ीर एनर्जी, वज़ीर तवानाई थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी 2010 के बाद हम सस्ती बिजली देंगे। उनको ये पता नहीं था कि ये 2010 में एक्सपायर नहीं हो रहे, ये तो अब जाके होंगे 2020 में जाके एक्सपायर होंगे या 19 में होंगे। तो उन्होंने ऐलान कर दिया। उसके बाद जब पता चला 2010 आया, तो उनका लहजा मजाक उड़ा कि आपने तो ये वादा किया था सस्ती बिजली देंगे। तो ये इस तरह से करके ये माफियाज इस तरह ऑपरेट करते हैं। पूरी तरह आप कह लें कि हम असीर हैं गिरफ्त में आईपीपीस की, जिस किस्म के हमने मुआहदे किए हुए हैं। ठीक है, हिलाली साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है पैसे बचाने के लिए। जैसे राव साहब ने कहा, ये एक पुराना डिस्कशन है कि लॉसेस और लाइन लॉसेस और थेफ्ट और ये और वो, और कैसे इस मामले को हल करें। आपका सवाल ये था कि गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे सकती है कि नहीं। मगर अगर हम बात कर रहे हैं आईपीपीस के बारे में, तो मैं अमेरिका में था जब वो पहला आईपीपी बना था। अच्छा, 1993-4 में शायद साइन हुआ था। अच्छा, देखिए, किस आदमी को जो गवर्नमेंट सर्विस में रहा है एंड नॉट इवन इन्वॉल्व्ड, माने उसमें शरीक ना हो, बट नियर इर्द गिर्द, किसको नहीं पता था कि ये आईपीपीस का क्या किकबैक मिले थे, किसको मिले थे और कितने मिले थे। और जब वो पता था और फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ये नवाज शरीफ का तो एक्शन, ये तो नाम नेहाद का था। दिस वाज वो हिज प्रॉब्लम वाज कि वो किसको मिला थे। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ किसको मिला है किकबैक। इसको ये नहीं है कि किकबैक मिला है वो गलत है और किकबैक उनको ये जेल में डालो। वो था किसको मिला है, वो उनको क्यों मिला है। तो कहने की बात सिर्फ सादी ये है कि देखिए, अपने आप को शीशा में देख के कहें कि आप तो बड़े झूठे हैं ना, आप तो चोरी को कंडोन करते हैं। माफिया का मतलब चोरी और इलीगैलिटीज को कंडोन करना। अब आपको पता है, बल्कि हम बैठ के, हम 3-4 लोग जो सबको पता था कि क्या हुआ है, मगर हमारे पास, जाहिर है मेरे पास तो सबूत नहीं था। ये हम लोग सब चीज़ सबूत जिसका मांगते हैं, और सबूत अगर ना हो तो जितनी भी चोरी करके निकल जाओ कोई बात नहीं। तो मैं पूछ रहा था कि एक लिहाज से मैंने कहा चलिए शुक्र करें, दुआ करें कि करप्शन ख़त्म हो गया है, इसलिए कि इतने पैसे बाद करप्शन की, करप्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मुझे क्या पता था कि करप्शन का कोई पेट नहीं हो। जो लोग करप्ट होते हैं उनका पेट नहीं होता है, उनका एक रिजर्वायर नहीं होता है। तो मेरे ख्याल में लेट्स गेट रियल। ये जो लाइन लॉसेस और एफिशिएंसी और ये वो, चोर को पकड़ने के लिए गट्स हैं, अगर हैं तो ये मामला ख़त्म हो सकता है।
बिल्कुल ठीक। आपको याद होगा एक दफे एक जमाने में एक नैब का चेयरमैन आया था, बड़ा बन रहा था वो कि मैं उनकी छोटी उंगलियों की काट दूंगा इन लोगों को, वो ये निशान रहेगा उनके पास कि ये चोर के, इस तरीके से नैब काम होगा। उसको क्या हुआ, वो किधर गया, उसका नाम और निहा कोई सुना ही नहीं उसके बाद। एक उंगली नहीं कटी, एक नाखून खराब नहीं हुआ। तो देखिए इस किस्म के अगर आपके पास लोग हैं तो क्यों आप खामखा टाइम हराम कर रहे हैं और लाइन लॉसेस पे और हाउ टू प्रिवेंट थेफ्ट और हाउ टू डू दिस और दैट, जब सबको पता है कि थेफ्ट क्या है। हाँ, कौन ये बात करता ठीक है, है, कौन बेनिफिट करता ये है। बात ठीक है। हम तो टेक्निकलिटीज़ पर बात करें मगर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, मॉरल करप्शन, ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह हैं। आसमा साहिबा, सोल्यूशन की हम बात कर रहे थे कि सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा, क्यों नहीं निकल पा रहा इतने सालों से? क्या डायरेक्शन मिल नहीं रही या सही डायरेक्शन कोई ढूंढना चाहता नहीं है? छोटे छोटे पॉलिटिकल जो फ़ायदे होते हैं पॉलिटिकल गेन्स के लिए बस पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कुछ देर के लिए आवाम को खुश किया जाए, फिर ये कहा जाता है कि जी हम मुश्किल फ़ैसले कर रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले करके आवाम पर बोझ डालना मुश्किल फैसला होता है या फिर रिफॉर्म्स करना असल में मुश्किल चीज़ है जो कर नहीं पाई कोई भी गवर्नमेंट आज तक? जी हमारे पास तो ट्रेजेडी यही रही है ना कि हमारे लीडरशिप की जो पैटी गेन्स हैं वो हमेशा पाकिस्तान की लॉन्ग रन बेनिफिट पे हमेशा बाहरी रहे। हमेशा डिसीजंस उसी मुताबिक लिए गए हैं कि जो उन्हें एडवांटेज दे सके, जो कि उनके पैटी गेन्स एक्चुअलाइज कर सके। हम लोगों का तो पाकिस्तान कभी हमारी लीडरशिप की प्रायोरिटी रहा ही नहीं। और आप जो कह रही है ना कि वो डायरेक्शन की कमी है या इनिशिएटिव की या सिंसेरिटी की या डेडिकेशन की, बेसिकली दे आर सेल्फ सेंटर्ड डोमिनेटेड। आप मुझे बताइए कि अगर इस पूरे सिस्टम में आप करप्शन को कंटेन कर लेंगे तो हमारी जो एक मेजॉरिटी लीडरशिप है उसका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा पॉलिटिक्स में, क्या इंटरेस्ट रह जाएगा आपकी गवर्नेंस में? यहाँ कौन है, आप मुझे उंगलियों पे गिनवा सकते हैं ऐसी लीडरशिप जो कि लोगों को सर्व करने, जो पाकिस्तान को एक डायरेक्शन देने, जो एक तरक्की की तरफ ले जाने के लिए एक विजन रखती हो? यू कैन हार्डली काउंट देम ऑन फिंगर। राइट। हमारे पास जो इस हम एक लीडरशिप बैंकरप्सी का शिकार, हमारे पास कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी प्रायोरिटी पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की आवाम की जमहूरियत जो है ना, इसकी जमहूर है लेकिन लीडरशिप नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैक्ट गेन्स को एक्चुअलाइज करने के लिए डिसीजन लिए जाते हैं। गवर्नमेंट में आया ही इस वजह से जाता है कि हाउ टू फुलफिल देयर गोल्स, सेल्फ गोल्स उनको किस तरह से फुलफिल करेंगे। और वो सेल्फ गोल्स इतने बड़े होते हैं कि उसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बाजुकात टेक हो जाता है। ये जो IPPs हम अभी जिनसे आपको डिटेल्स बताएं जी, आप सोचिए कि जब डिसीजन ले रहे होंगे, जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो वर पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम उनके करीबी थॉट्स में भी होंगे? नहीं हो। यही हमारी ड्यूटी है। जब हमारे पास एक ऐसी लीडरशिप आए ना जिसकी प्रायोरिटी पाकिस्तान हो, जिसका इंटरेस्ट पाकिस्तान हो, तो फिर आप थोड़ा सा रिस्ट्रेन करते हैं कि इसके आगे इतनी वही जैसे सर की बात को मैं एंडोर्स करूंगी कि इतना ब्लैक होल ऑफ करप्शन, इसकी कितनी इसकी फेस है जो कि सेटिस्फेक्शन तक नहीं जा रही, उसकी एक लिमिट नहीं अटेंड हो रही, उसका बॉटम नहीं अटेंड हो रहा। इसमें बस इट्स अ ब्लैक होल ऑफ करप्शन जिसमें सब कुछ जा रहा है लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। क्योंकि एक जगह सेटिस्फेक्शन आएगी तो उसके बाद लीडरशिप आवाम के लिए काम करेगी, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन लेवल आके ही नहीं दे रहा। It's been 70 decades। तो ये बहुत ही एक ट्रैजिक बात है। इस पे सिर्फ क्या कहते हैं, इसके ऊपर सिर्फ डिपेंड किया जा सकता है, लेकिन hope still is there कि let's hope we have a better future, अगर the past is alarming। बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त हम जिस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, आवाम सड़कों पर है और हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रही है कि खुदा के वास्ते हमें रिलीफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जब वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। जब से मुश्तरका मफादात काउंसिल ने नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी है और इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात ताख़ीर से कराने का ऐलान किया है, तो ये बहस छिड़ी हुई है कि आया वक्त पर इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं या फिर नई हल्का बंदियों के तहत इलेक्शन कराना ज़रूरी है, यानी आइनी तौर पर किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ राय देती नज़र आ रही हैं। नून लीग नई हल्का बंदियों की हामी नज़र आती है क्योंकि उन्हें इलेक्शन में ताख़ीर सूट भी करती है, मगर पीपल्स पार्टी 90 दिन में इंतखाबात पर जोर देती नजर आ रही है। फिर MQM पाकिस्तान भी ये कहती है कि जी नई हल्का बंदियों के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, जबकि कुछ सियासी रहनुमा इस बात पर भी जोर देते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो हल्का बंदियाँ जल्दी मुकम्मल करके 90 दिन के टाइम फ्रेम में ही इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। आवाज़ सुबह ज़राए से ये खबरें सामने आईं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का वक्त कम करने पर तजावीज़ तैयार कर ली हैं और इस सूरत में इंतखाबात फरवरी के बजाय अब जनवरी 2024 में भी हो सकते हैं। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? और फिर ये सवाल कि क्या नई हल्का बंदियों का मामला तकनीकी मसला है या फिर सारी जमातें इस पर अपनी अपनी सियासत खेल रही हैं, इस हवाले से अपने तजियाकारों की राय जान लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है जो अगर महीना पहले भी हो जाते हैं इलेक्शन, वो तो फिर भी 90 दिन की आईनी टाइम फ्रेम से तो बाहर ही हैं। आपको लगता है कि इस डिसीजन पर अगर पहुंचती है इलेक्शन कमीशन तो तमाम सियासी जमातें मुतमईन होंगी, कंसेंसस हो जाएगा इस पर? देखिए, क्या आप समझती हैं कि डीलिमिटेशन होगा? ये एक ही सवाल है, ये नहीं कि इलेक्शंस कब हों। अगर इलेक्शंस कभी भी हों, अगर उनको धांधली के नतीजे से, तो फ़र्क क्या पड़ता है आज धांधली हो या कल धांधली हो, धांधली तो होगा। तो दैट्स नॉट द पॉइंट। अब बात असल ये है कि लोग कहते हैं देखो इट डजंट मैटर, वो सीट्स तो नहीं बढ़ेंगे और सीट्स तो नहीं बढ़ सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया और असेंबली नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। नहीं साहब, सीट्स की टोटल नहीं बदलेगी, मगर सीट्स के अंदर जो नतीजा होगा वो बहुत बदलेगा। मैं तो कहता हूं हर सीट को आप जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। और जिन लोगों ने ये डीलिमिटेशन की थी 2018 के लिए 2013 में, और वो 2018 में भी चला था, वो तो नहीं चाहेंगे। दैट इज अ फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं आपको थोड़ा सा, मैं पता नहीं हमारे लोग समझते हैं कि नहीं डीलिमिटेशन, जेरी मैंडरिंग। देखिए, बात असल ये है ना कि एक मुल्क में जिधर 80% लोग लिखने और पढ़ नहीं सकते हैं, चलिए 80% नहीं तो 60% कर दें जो लिख और पढ़ नहीं सकते, उनको आप जेरी मैंडरिंग और डीलिमिटेशन और सेंसस ये क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बताएं मुझे। अगर उनको हम कहें कि ज़रूरी है कि हर आदमी गिना जाए, वो कहते हैं जी मुझे तो आपको बड़े लोग बता सकता हूं जो गिनती हुई नहीं है उनकी। और बाकायदा पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि लास्ट काउंट जब हुआ था तो कराची की पॉपुलेशन 15 मिलियन से कम हो गई थी। या तो कमाल ये हुआ कि रूरल पॉपुलेशन बढ़ गई और अर्बन पॉपुलेशन कराची का इसलिए नहीं बढ़ा, इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि वो जो एलोकेशंस हुए हैं वोट्स के वो ऐसे ही रहें। मैं गया वोट करने के लिए 2018 में, मैं और मेरी वाइफ दोनों को कहा गया कि आपके वोट्स पहले तो कहने लगे कास्ट हो गए, फिर और शोर वोर जब किया तो पता चला कि 70 मील के फासले पे एक और कंस्टिट्यूंसी में आपका वोट डाला गया। 70 मील? तो क्या अब मैं 70 मील के फासले पे जाऊंगा वोट करने के लिए? It's like denying me my vote. राइट। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब देखिए 20,000 का एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है कि नहीं, 20,000 का या 30,000 का। मैं आपको बताता हूँ 1 लाख का भी होता है एक कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल। तो वो जो 20,000 का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो जो 1 लाख का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो शायद 1,50,000 वोट्स एक पार्टी के आप ला के रजिस्टर कर गए दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब वोटिंग होगा वो वोट करेंगे उसी पार्टी के लिए जो पहले करते थे और वो पार्टी जीत जाएगी। हालांकि अगर वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूंसी होती तो वो पार्टी हार जाती। सही कहने की बात है, ये रिगिंग नहीं है, ये जेरी मैंडरिंग है ना। सही बात है। तो मैं कहना ये है कि आप जब भी इलेक्शंस करेंगे पाकिस्तान में एक इलेक्शन के अलावा, और वो इसलिए उधर धांधली नहीं हुई थी
कि उनको फैसला ये हुआ था कि धांधली की ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस ने उनको बता दिया था, उनका इंटेलिजेंस उस वक्त का। 1971 की बात कर रहे हैं गालिबन। जी 70, हाँ एग्जैक्टली। वो उस वक्त एक जनरल शेर अली साहब होते थे जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन थे, और एक और साहब थे जो इनके धांधली इंचार्ज थे। वो कहने लगे नो नीड, कोई नहीं जीतेगा। इन अदर वर्ड, याहिया खान साहब, आप किसको भी बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। एक पार्टी को इधर इसके मिला दें, दूसरी पार्टी को उधर मिला दें तो मेजॉरिटी हो जाए, आप बन जाएगा। उनको नहीं पता था कि पता नहीं कैसे कि ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान एवरी सीट बट वन, नूरुल अमीन के सीट के अलावा वो हर सीट जीत गया और धांधली नहीं हुई। और इधर भी धांधली नहीं हुई तो भुट्टो जो था वो वेस्ट पाकिस्तान में 80 सीट्स ले गया। लेकिन इक़्तिदार की मुंतकली शफाफ नहीं थी हिलाली साहब उस टाइम पे, जिसकी वजह से मुल्क टूटा। यस, वो दुरमानी और मुमताज़ दौलताना वो तो चौंक गए थे, हिल गए थे। उन वली खान दे डिडंट बिलीव इट। अच्छा खैर, कहने की बात यह है, तो अगर इंसाफ ठीक तरीके से वोटिंग नहीं हो सकता है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप सेंसस में चोरी करें, आप एरिया में चोरी करें, आप नंबर्स में चोरी करें, कम करें, परवर्ट करें, माफ़ करिए, ये तो हुआ ही है हर इलेक्शन में और इस इलेक्शन में भी होगा, पक्की बात है। ठीक है आसमा साहिबा, बड़ी एक मायूसी से भरी हुई तस्वीर कशी की है हिलाली साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि जी सेंसस भी शफाफ नहीं हुए, फिर हल्काबंदियाँ भी शफाफ नहीं होंगी, जेरी मेंडरिंग की बात कर रहे हैं, शफाफ इंतखाबात भी नहीं होंगे, तो फिर हम ये क्या डिस्कशंस कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए जी, एक इलेक्शन का फियर तो ऑब्वियस नजर आ रहा है। दे डोंट वांट इलेक्शन, वो इलेक्शन में जाना चाहते नहीं है इस वक्त। बेसिकली थिंग्स ऑन द ग्राउंड काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं। और इस वक्त ये कहा जाए कि अगर कुछ डिजायरस रिजल्ट देने के लिए रिगिंग नहीं होगी या इलेक्शन बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ये एक पैराडाइज में रहने वाली बात है, ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज होपफुल हमारे पास क्या आती है कि हम इस वक्त जिस टाइम में है ना, हम एक इंफॉर्मेशन के सैलाब के अंदर जिंदा है। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टाइकून है हमारे इर्द गिर्द, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं, उसने बेसिकली हर चीज बहुत मुश्किल बना दिया है। अगर आप बहुत ही सिंपल, जैसे पास्ट में हमारे पास रिगिंग भी हो जाती थी, हमारे पास इलेक्शंस भी बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाते थे, लेकिन दे गॉट अवे विद। अभी सब कुछ सकता है, लेकिन हाउ इजीली दे कैन गेट अवे विद इट, ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए आप ये ब्रेनस्टॉर्मिंग्स हो रही हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजी की जा रही है। मुझे तो यही, इस बात को मैं इस तरह से समझ सक रही हूँ कि डिले चाहिए, टारगेट यही है कि डिले चाहिए, डिले चाहिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इस चीज को ऐसे किया जाए कि इसकी एक्सेप्टेंस भी हो। क्योंकि एक्सेप्टेंस के हवाले से जो हमारे पास अब एक इंफॉर्मेशन फ्लो है ना, उसको एक जर्नलिज्म का नया, जो आपके पास एक मोबाइल जर्नलिज्म आ गया है, एक अलग किस्म की इंफॉर्मेशन इनको आ गई है, आप उसको कंटेन नहीं कर सकते। फिर लोग दे हैव नॉलेज, दे हैव डिजायर टू सीक नॉलेज। अब लोगों को इस तरीके से उनके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, उन्हें 7 बजे के प्रोग्राम का इंतजार नहीं करना, उन्होंने अपने फोन पे 2 मिनट में चीज को देख के उससे आगे फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर। तो अब इस चीज को मैनेज कैसे किया जाए, इसकी कबूलियत कैसे डेवलप की जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये डिलिमिटेशन और है, इससे जो भी ये हासिल करना चाहते हैं, उस तरह की बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि उन्हें सीटों की जरूरत नहीं है, उन्हें बेसिकली वोटर को मैनिपुलेट करना है, वोट को मैनिपुलेट करना, इधर से उधर वोट की ट्रांसमिशन होनी है। डिलिमिटेशन से और कुछ ऐसी एक्यूरेट कंसेंसस पाकिस्तान में अभी तक इसकी एक्यूरेसी हमेशा क्वेश्चनेबल रही। तो हमारे पास अभी ऐसा ये है कि टाइम, इन्हें थोड़ा सा टाइम एक एक्स्ट्रा शायद मिल जाए। टाइम के साथ ये है कि इस चीज को इन्होंने कैसे एक जरा शुगर कोटेड मेडिसिन बना के लोगों को देना है। ये एक दो चीजें जिसकी वजह से ये इस पूरी सिचुएशन को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वरना इसकी सिग्निफिकेंस
इसकी सिग्निफिकेंस लाइक जितना टाइम इस पे और लगेगा, जितनी इंफॉर्मेशन लोगों को और मिलेगी, जितनी डिस्कशंस इस पे और होंगी, सिचुएशन ऑन द ग्राउंड इनकी एडवर्स ही जाएगी, वो इनकी भी कोई इतनी एडवांटेज होगी। ठीक है, मगर ये these are the 2-3 things that they need to sort it out before they go to election. ठीक है। और राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला है हल्का बंदियों का जितना बना लिया गया है कुछ सियासी जमातों की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी, और क्या इसकी आड़ में कोई ना कोई सियासी मफाद छुपा हुआ है जो कि प्रो हल्का बंदियाँ जिनको हम कह सकते हैं, जिन सियासी जमातों को? सियासी मफाद नहीं है, खौफ है। एक पार्टी का, एक शख्स का खौफ है जो इनको अजीबोगरीब हरकतें करने पे मजबूर कर रहा है, और इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम जिस सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं, जो आज की सिचुएशन है, बिजली के बिलों के हवाले से देख लें, ओवरऑल महंगाई के हवाले से देख लें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से देख लें, इंटरनेशनली हमारा जो एतमाद है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और जो वक़ार है उसके हवाले से आप देख लें, कैपेसिटी के हवाले से हमारी देख लें, हर लिहाज से हम एक दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। और किसी को कोई, यानी वो कहते हैं कि अक्लमती नहीं है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे कई दिहाइयों से कह तो रिजाल तो था ही, अब तो लगता है दानाई भी फारग हो गई है, कोई दाना बचा बचा ही नहीं जो कम अज़ कम अकल का मशवरा ही दे सके। 1971 के इलेक्शन की बात हुई तो वो हिलाली साहब ने जो कहा रिपोर्ट की बुनियाद पर, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई मसला ही नहीं होगा। तो उस इलेक्शन के रिजल्ट से ये सीखा है हमने कि अब हमने रिपोर्ट्स पे डिपेंड नहीं करना, हम अपना रिजल्ट खुद तैयार करके रखा करेंगे और उसी के मुताबिक हम अनाउंसमेंट किया करेंगे। और ये होता रहा है। अब हम डिपेंड ही नहीं करते, हम छोड़ते ही नहीं किसी पे, ना किसी रिपोर्ट पे बिलीव करते हैं ना किसी और चीज़ पे। हम अपना लिख के रख लेते हैं कि जी ये सीटें इतनी इसकी, इतनी इसकी, इतनी इसकी, और उसके मुताबिक बस तय हो जाती है हर चीज़। कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। मसला ये कि हल्का बंदियाँ, जी ये सबक सीखा, लेकिन मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है ना इससे। बस लोगों की जब लोगों की से नहीं होगी मामलात में, जमहूरियत के दावेदार है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करूँ, मैं कभी सोचता हूँ इन चीज़ों के ऊपर कि मसाइल क्या है हमारा मसला ये है कि हमारा जो निज़ाम है ना, उसका धड़ है गीदड़ का, उसका सर है शेर का। ठीक है, अब शेर का दिमाग कहता है कि छा जाओ, खा जाओ और पड़ जाओ, जिस्म उसकी मदद नहीं करता। ठीक है, वो गीदड़ है, वो पीछे दिल खींचता है पिछली तरफ कि नहीं यार इस तरह किया तो ये ना हो जाए। तो इस कश्मकश में हम पिछले 70-75 साल में ये शेर और गीदड़ का जो मलगूबा बना हुआ है ना, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और हम कोई किसी तरह कोई फैसला नहीं कर पाते। आप जिस्म की बात कर रहे हैं, ये दिमाग भी वैसा हो जाएगा या बॉडी दिमाग जैसी हो जाएगी अनकरीब? क्या देख रहे हैं फिर आप? ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेटली हम शेर की तरफ जा रहे हैं या गीदड़ बनने की तरफ जा रहे हैं? देखिए, ट्रस्ट योर पीपल, उनके वोट पे यकीन करें, उनके फैसले पे यकीन करें, ये पूरे का पूरा धड़ भी शेर का हो जाएगा और इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई यकीन करे ना इस बात के ऊपर। अच्छा, हल्का बंदियों की जहाँ तक बात है, वो तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उनकी। आपको क्यों ज़रूरत है? क्या आपकी सीटें चेंज हो गई हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स चेंज हो गई हैं, उसकी वजह से आपको वो कार्व आउट करना पड़ रहा है अलग-अलग हल्कों को? ये सिर्फ एक बहाना है डिले करने का। कोई अब सारे बोल रहे हैं ना, मुराद अली शाह साहब भी यही बात कर रहे हैं जो कल मैं कह रहा था कि जी मसला क्या है, आपका कंस्टिट्यूंसी तो चेंज नहीं हुई। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज चेंज नहीं हुआ, सूबों की एलोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज चेंज नहीं हुई, तो आप किस लिए करना चाह रहे हैं हल्का बंदियाँ? क्या मसला है? जहाँ से 5 लाख वोटर था वहाँ 7 लाख हो जाएगा, तो आप चंद पोलिंग स्टेशन बढ़ा के वोट कास्ट कराएं उनके। अच्छी बात है, एक बंदा अगर लाख वोट से मुंतखब होता था, वो 1.5 लाख से 2 लाख से मुंतखब होगा। लोगों को इत्मीनान दें, लोग वोट डालें आके। आप इलेक्शन उसके पोलिंग स्टेशन बढ़ा के आप उसको मसले को हल कर सकते हैं। ये बिला वजह की एक खराबी है। फिर अब इलेक्शन कमीशन फिर दोबारा उस बात पे आ गया, जब हम सब लोग समझते हैं और सबको पता है और इनको भी बताया गया है कि ये डिजिटल सेंसेस है भाई, आपके कंप्यूटर पे हर चीज़ पड़ी है, जियो टैगिंग हुई है सारे इलाकों की, घरों की, पॉपुलेशन की। आप कंप्यूटर पे बैठ के हल्का बंदियाँ कर सकते हैं। अब अगर 1 महीने का फर्क पड़ गया तो 2 महीने का भी पड़ सकता है, 3 महीने का भी पड़ सकता है। ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, 20-25 दिन का काम है जिसको 4 महीने पे ले जाना चाहते हैं। तो मसला ये है, जब तक जी। और सबसे बुनियादी बात ये है, जिस मसले में हम फंसे हुए हैं, हम बार बार बहस करते हैं इन मौज़ूआत के ऊपर, बार बार बात करते हैं, जो मुल्क को मसाइल दरपेश है, बिजली के बिलों के हो, महंगाई के हो, कुछ भी, उसका हल है जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी,
आपके यहाँ एक जेन्युइनली मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी और एक आज़ाद तरीके से काम करने वाली हुकूमत नहीं आएगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू करती है तो आप अगले 4-6 महीने में ऐसी जगह पे खड़े होंगे जहाँ पे आपके पास फिर कुछ चारा नहीं होगा। बिल्कुल आप ऐसे ही। और कोई गलत फैसला भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जो फंसती है या पिसती है वो है आवाम। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जब वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस। गैर यकीनी मुआशी हालात, बढ़ती हुई महंगाई और दरामदात के साथ बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी के दबाव ने पाकिस्तानी रुपए को चारों शाने चित कर दिया है। डॉलर की उड़ान पर काबू पाना अब एक मुश्किल तरीन चैलेंज साबित हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर अब रोज़ नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर के इंटरबैंक रेट 301 रुपये की बुलंद सतह पर आ गए और इसके मुकाबले में ओपन मार्केट में डॉलर बगैर किसी तब्दीली के 314 रुपये में मुस्तहकम तो रहा, लेकिन इसके बावजूद डॉलर के इंटरबैंक और ओपन रेट में 13 रुपए का नुमाया फ़र्क बरकरार है, जो कि IMF की 1.25% के फ़र्क की शर्त के ख़िलाफ़ है। अब इस नुमाया फ़र्क से इस बात का पता ये चल रहा है कि निगरान हुकूमत में हवाला हुंडी मार्केट की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। अब डॉलर महंगा होने से नाज़रीन ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, ज़िंदगी के हर शोबे पर उसके असरात नुमाया होते हैं। आम इस्तेमाल की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होती चली जाती है। तो डॉलर बेकाबू होने की आखिर वजूहात क्या हैं, मज़ीद इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है इतनी तेज़ी से डॉलर की उड़ान जारी है और जो ग्रे मार्केट अब डेवलप होती जा रही है, जिसका मार्जिन भी बढ़ता जा रहा है, कितनी तशवीशनाक बात है ये मईशत के लिए? हाँ, एक लिहाज से तो ग्रे मार्केट जो बढ़ता जा रहा है बिल्कुल सही है, उस पर होना चाहिए। मगर ग्रे मार्केट बताता क्या है आपको? ग्रे मार्केट आपको बताता है कि जो करंट एक्सचेंज रेट है वो सही रेट नहीं है। सही रेट जो मार्केट रेट कहते हैं वो नहीं है, इसलिए अगर वो मार्केट रेट होता तो ये फ्लक्चुएशन नहीं होता। बिल्कुल। तो बिल्कुल, अब आप पूछेंगे कि क्यों ये मार्केट रेट इस्टेब्लिश नहीं होता है, एक क्यों इतना ये होता है? एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। आपके एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो गए हैं, आप डॉलर नहीं कमा रहे हैं, मगर इंपोर्ट्स जो है IMF के कहने पे पता नहीं अभी वो फिर इंपोर्ट करने लग गए हैं डॉग फूड या नहीं, मुझे नहीं पता, मगर वो बढ़ गए हैं। फिर आप देखें कि क्या हो रहा है कि हुंडी शुरू हो गया है। देखिए, हुंडी जब तक है, रिमिटेंसेस आपके $4 बिलियन कम हो गए हैं। रिमिटेंसेस जी, तो रिमिटेंसेस वो है जो आप बैंक को जाते हैं बाहर के मुल्क में और कहते हैं पाकिस्तान को ये पैसे भेज दो, अब वो कहते हैं हुंडी के पास, इसलिए 13 रुपया उनको फी डॉलर ज़्यादा मिलता है, तो वो क्यों जाएंगे थ्रू दिस? तो अब गवर्नमेंट को आप कह रहे हैं कि ये हुंडी और अनलाइसेंस कंपनीज और हुंडी को बंद करो। कैसे बंद करेंगे भाई? उधर तो डॉलर तो पाकिस्तान आता ही नहीं है ना। डॉलर हुंडी का मतलब ये है कि इधर अगर आप उधर से आप डॉलर किसी को देते हैं और वो आदमी किसी और को कह के पाकिस्तान में आपको पैसे दे देता है, डॉलर डजंट एंटर द पाकिस्तान ना। एग्जैक्टली, इकोनॉमी में नहीं आता। अच्छा, अनलाइसेंस कंपनीज, हाँ अनलाइसेंस कंपनीज हैं, चलो उनको आप बंद कर सकते हैं। पहले ये स्मगलिंग तो ख़त्म करें। ये जो 12 चेक पोस्ट के बाद फिर भी पेट्रोल जो है जो 80 रुपया ईरान में मिलता है 280 हो गया है इधर। आप मेहरबानी से पता तो करें ये डॉलर्स के ये चेक पोस्ट किस लिए हैं, कैसे आ रहा है वो पैसे। अब लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम डॉलर में अगर आपके पास हो तो आप पेट्रोल भी जाके ले सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं है पेट्रोल रहने के लिए। यस, दैट्स एन आर्ग्यूमेंट ऑफ सॉर्ट्स, मगर इट्स नॉट एन आर्ग्यूमेंट विच इज क्या कहते हैं एजुकेटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं है ना, इसलिए कि आप ख़त्म है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एक मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं। फ्रैंकली शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है। ओके, अच्छा, नहीं बस ठीक है। तो इसके यू कैन डू समथिंग, दूसरे लोगों से सुनते हैं कैसे करें। चलें, ठीक है। आसमा साहब, आपको क्या लगता है क्या मुहर्रिकात हैं डॉलर के इतने बढ़ जाने के? सर ने बिल्कुल अच्छी तरीके से हाईलाइट किया, लेकिन इसमें बेसिकली जो आपकी
सिचुएशन वर्सन हुई है ना, तो हमारे पास डॉलर की वैल्यू का चैलेंज हमेशा रहा है, लेकिन इसको स्टेबलाइज करने के लिए जैसे हम कहते हैं ना ट्रिगर डाउन इफेक्ट डॉलर का आपकी इकोनॉमी पे होता है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इन सब चीजों पे होता है। आपके यहाँ पे हमारे पास जितनी हमने एक रोलर कोस्टर राइड पिछले 13-14 महीने में गुजारी है, हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो जिस तरीके से अप डाउन अपवर्ड डाउनवर्ड हर डायरेक्शन में, दैट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक आप लोगों को नहीं देंगे ना, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी बाहर। इन्वेस्टमेंट की तो आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है वो हमेशा वाइडन रहेगा, उसको आप थिन नहीं कर सकते। आपको इन डायरेक्शंस में सोचना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में होगी तो ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे प्लेस, टाइम लगेगा, इट मे टेक टाइम बट इट विल रीच देयर प्लेसेस। मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो मिले ना, वो एक राइट कदम तो एक राइट डायरेक्शन में मिले, एक उम्मीद तो बंदे के भाई यहाँ से आगे अब जर्नी स्टार्ट हो गई। हम तो एक ही जगह पे सीसॉ की जगह तरह उसी एक ही जगह पे हम ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग अहेड। बिल्कुल ये जर्नी कहाँ होगी? ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द प्री रिक्विजिट ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली, आई कम्प्लीटली एग्री। राव खालिद साहब, आपके क्या राय है इसके ऊपर? डॉलर की कीमत आपको लगता है कि अब कोई फुल स्टॉप भी लगने वाला है या फिर ये अभी बढ़ेंगी चीज़ें और इसकी वजह से होशरुबा महंगाई आवाम बर्दाश्त करेगी? एक तो मैं वो हिलारी साहब की ईरानी तेल की स्मगलिंग पे थोड़ा सा एक जुमला कह दूं जी। मौजूदा वज़ीर आज़म के होते हुए वो ख़त्म नहीं हो सकता, और दूसरा उसकी वजह यह है कि एक तो ये बलूचिस्तान से है, उन्होंने वापस भी जाना है बलूचिस्तान में। अच्छा। और वो कभी भी उसको शायद इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे अपनी कंस्टिट्यूंसी को उस तरह से। डॉलर का मसला ये है कि स्टेट बैंक का फेलियर है बुनियादी तौर पर। आपके यहाँ एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है जिसने IMF के साथ भी जो आपका तय हुआ था उसमें आपने यानी आप कह लें कि 1.5 या 1.25% जो है ना इंटरबैंक और बैंक के इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में फ़र्क होना चाहिए, जेन्युइनली यही होना चाहिए। लेकिन हुआ ये है कि बैंक भी उस पर धंधा कर रहे हैं, ओपन मार्केट तो कर ही रही है। ओपन मार्केट में आप जाएं, आप डॉलर अगर कोई देगा भी आपको, ओपन मार्केट में जो रिपोर्ट हो रहा है अगर 320 रिपोर्ट हो रहा है तो आपको 330, 335, 340, 350 तक देगा। दूसरा वो रिकॉर्ड पे आपको नहीं दे रहा। आप उसके पास जाएंगे, जो नॉर्मल तरीका होता है शनाख्ती कार्ड दे, वो दर्ज करते हैं किस पर्पज़ के लिए चाहिए, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा आपको दे नहीं सकते, वो ये नहीं कर रहे। अब आपको कहेंगे, आप उनसे चेंज कराने जाएंगे, वो कहेंगे अच्छा जी कहाँ है आप, फलां जगह पे, अच्छा मैं पहुँचा देता हूँ आपको। वो आपके पास गली मोहल्ले में आके गाड़ी में बैठ के किसी दुकान पे बैठ के आके आपको पैसे दे के और वो ले जाएंगे। तो ये किसने रेगुलेट करना है? जो आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो FIA है या फॉर दैट मैटर स्टेट बैंक जो है, ये चीज़ें उन्होंने रेगुलेट करनी है। आपने खुला छोड़ दिया, हर बंदा अपना माल बना रहा है। इसहाक डार साहब ने क्या जी तहकीकात हुई हैं, बैंकों ने इतना उसमें से पैसा बनाया है तो उनके खिलाफ जुर्माना होगा, पता नहीं कितने 2-2, 4-4 करोड़ रुपए जुर्माना करके उनको छोड़ दिया। आपके सामने सब कुछ हो रहा है, सबको पता है क्या हो रहा है, और लेकिन उसको कोई वाली वारिस नहीं है उसका, उसको करने को तैयार नहीं है। तो लेकिन एक और वजह भी है जो अभी बयान नहीं की जा सकती, वो किसी मुनासिब वक्त में मैं बयान करूंगा कि ये डॉलर जा कहाँ रहा है और कौन मार्केट से खरीद के इसको बाहर भेज रहा है। जी चलें, ये डिस्कशन फिर हम कभी करेंगे। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि ठोस इक़दाम या रिलीफ फराहम किया जाए आवाम को, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जाए, अपने सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए। डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।